और देखिए, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि इसका पूरा वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट पड़ रहा है और इसका असर भारत पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब भारत में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर दिया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में आपको गैस सिलेंडर या पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर जो दिक्कतें हैं वो सामने आ सकती है। और इसका असर दिखाई इस वजह से भी दे रहा है क्योंकि अब कमर्शियल जो गैस सिलेंडर आते थे उसको रोक दिया गया है। उनको देने के लिए जो होटल्स या कारोबारी इस्तेमाल करते हैं उनको इसका इस्तेमाल करने से रोका गया है। तो देखिए असर कैसे हो रहा है गैस की किल्लत को देखते हुए। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में ये कमर्शियल गैस सिलेंडर की जो सप्लाई है फिलहाल के लिए रोकी गई है। इस रोक की वजह से रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके ऊपर मुश्किल आ गई है क्योंकि उनका व्यवसाय चल पाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए, सप्लाई बहाल की जाए। तो संकट को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने 3 तेल कंपनियों के कार्यकारी निर्देशकों के साथ हाई लेवल की बैठक भी की है जो सप्लाई की समीक्षा करेगी। घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। पहले एक सिलेंडर की डिलीवरी होने के बाद अगले सिलेंडर के लिए 21 दिनों का वक्त तय था, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 25 दिन कर दिया गया है। सरकार ने सभी ऑयल रिफाइनरीज को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दे दिया है। इधर जो अतिरिक्त उत्पादन होगा उसका इस्तेमाल घरेलू गैस के लिए किया जाएगा, यानी घरेलू जो सिलेंडर है उनकी आपूर्ति के लिए किया जाएगा। तो देखिए वर्ल्ड वाइड जहां पर स्थितियां बिगड़ी हुई है, भारत में भी इसका असर पड़ रहा है और भारत में भी जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, आने वाले समय में ये और भी बढ़ सकते हैं। और भारत के पास 24 से 25 दिनों का पेट्रोलियम का स्टॉक है। ऐसे में अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे तो स्थितियां और भी नियंत्रण के बाहर जा सकती है। तो चंडीगढ़, पुणे और जम्मू की ये तस्वीरें हैं। पुणे से तो ये भी खबर आई है, पुणे की खबर ये भी आ रही कि वहां पर जो मॉर्चुरीज होती है जहां पर शवदाह होता है वहां पर चूंकि गैस नहीं है, ऐसे में उसको बंद करना पड़ा है। कई वहां के उद्योग बंद करने पड़े हैं। तो इस तरह के भी हालात बने हुए हैं। तो देश भर में आवश्यक अधिनियम, वस्तु अधिनियम जो है वो लागू किया गया 1955, जो कि कालाबाजारी और इस तरह की चीजों को रोकने के लिए बेहद जरूरी होता है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो भी कालाबाजारी करते हुए या अनावश्यक तौर पर भंडारण करता हुआ पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपूर्ति का एक बड़ा संकट आन खड़ा हुआ है। हालांकि जरूर ये कहा जा रहा है कि फिलहाल स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन कमर्शियल गैस चूंकि होटल रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होता है उसको रोक दिया गया है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दिल्ली के संवाददाता स्पर्श शर्मा भी जुड़ चुके हैं। स्पर्श, घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर दिक्कतें तो आ ही रही है, लेकिन कमर्शियल को तो बंद ही कर दिया गया है। क्या कहा जा रहा है, हालात कब तक सामान्य हो पाएंगे, क्या व्यवस्था करने की बात सरकार कह रही है? देखिए, देश में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई में कमी की खबरें लगातार आती है। जो खासकर कमर्शियल सिलेंडर है उसको लेकर जो सप्लाई में दिक्कतें हैं वो है और ईरान में चल रही जंग के बीच में इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। हालांकि सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए एस्मा लागू किया है जिसमें जो है घरेलू गैस सिलेंडर की कमी न रहे, इसको लेकर रिफाइनरीज को केंद्र सरकार की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि वो जो है जो अपनी कैपेसिटी है यानी उत्पादन की कैपेसिटी उसको जो है बढ़ा दे और खासतौर पर जो कमर्शियल सिलेंडर की बजाय जो घरेलू सिलेंडर है उसकी सप्लाई उसमें इजाफा जो है किया जाए। अब ऐसे में अलग अलग जिसमें सेवा इनको जो है शामिल किया गया है। और जो बुकिंग पीरियड पहले 21 दिन का हुआ करता था उसको बढ़ाकर 25 दिन जो है कर दिया गया है, यानी 25 दिन बाद जो है अब जो नया सिलेंडर वो जो है जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। उसके साथ साथ एक 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है ताकि किसी भी प्रकार की कमी है नजर है। और ये सब बिल्कुल स्पर्श, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और 5 का पंच की तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ और विपक्ष ने महज आधे घंटे में 2 बार वॉकआउट कर दिया। मुद्दे कौन कौन से थे? मुद्दे थे सहकारिता के, अवैध उत्खनन के, साथ ही अवैध अतिक्रमण के, वन विभाग के,
तो इन विषयों को लेकर विपक्ष हमलावर रहा है। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर भी नारेबाजी की गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अवैध कब्जा हटाने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने को लेकर मांग की। इसके अलावा जिला सहकारी बैंक डोंगरगढ़ के भवन निर्माण पर विधायक हर्षिता बघेल ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि टेंडर के बाद भी काम नहीं हो रहा है, सरकार अतिक्रमण नहीं हटा पा रही है। और इस बीच हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। धनंजय जी, आखिरकार ये जो सवाल उठाने की जरूरत आन पड़ी है, ये क्यों पड़ी है? क्योंकि लगातार कार्रवाई की खबरें तो आ रही है, लेकिन क्या लगता है कि सरकार संजीदा नहीं है, इस वजह से सवाल उठाना पड़ रहा है? क्या जवाब मिला है आपको? और अवैध उत्खनन की जो बात होती है या अवैध अतिक्रमण की, इस पर तो कार्रवाई की खबरें आ ही रही है। देखिए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार जो है धान पे घोटाला पर घोटाला कर रही है। पहली शपथ ग्रहण के बाद जब धान की खरीदी की तो प्रदेश में 1000 करोड़ रुपए की धान की गड़बड़ियां सामने आई है। फिर दूसरे बार जब एक धान खरीदी की है तो उस दौरान भी धान की गड़बड़ियां सामने आए और उसके बाद जब घोटाला सामने आया तो जिस प्रकार से चूहा को बदनाम किया गया कि चूहा ने धान खा गया करोड़ों रुपए का, उसके बाद अभी आप वर्तमान में देखे होंगे आरंग सहित कई सारे जगहों पर धान खरीदी के बाद उसको पानी से भिगाया जा रहा है और विष्णु साय सरकार के धान घोटाला को छुपाया जा रहा है। ये धान इस प्रदेश के अन्नदाताओं की मेहनत का है, उनके जो खून पसीने की कमाई है और जो इस प्रदेश की जनता ने जो टैक्स से सरकार को खजाने में जो सहयोग किया है, उस पैसे से धान की खरीदी हुई है और उस पर डाका भाजपा की सरकार डाल रही है और कभी चूहा को बदनाम कर रही है, कभी कर्मचारियों को बदनाम कर रही है और अपनी काली कमाई को छिपाने के लिए, काले कारनामे को छिपाने के लिए जिस प्रकार से वो सारे विषयों को परिवर्तित करने में लगी हुई, निश्चित तौर पर सदन में इस पर सवाल उठना लाजमी है। इस प्रदेश की हक की आवाज है, अन्नदाता के सम्मान की आवाज, इस प्रदेश के सरकारी धन को संरक्षित करने का ये सवाल था ये, और सरकार के घोटाला जो हुआ है उस घोटाले पर सवाल उठाना लाजमी था, क्योंकि प्रदेश तो इस भाजपा की सरकार सिर्फ लूट का अड्डा बना रही है और लूट रही है। बिल्कुल। एक इस बीच हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी, विपक्ष सवाल पे सवाल दाग रहा है, आखिर विपक्ष को आपका काम क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? लगातार वो कह रहा है कि अतिक्रमण हो रहा है, अवैध वसूली हो रही है, काला कारोबार हो रहा है, सरकार जवाब क्यों नहीं दे पा रही है? 2 बार वॉकआउट कर रहा है विपक्ष। देखिए, ये सदन में इस प्रकार से हमेशा से कांग्रेस पार्टी का रवैया रहा है, पिछले 15 वर्ष में भी और अभी भी। कांग्रेस के पास जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, वो मुद्दे को जनता जनार्दन के पास नहीं ला पा रही। कोई एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी अभी तक खड़ा नहीं कर पाई है। जिस प्रकार से हम विपक्ष में थे, जो शराब नीति को लेकर, रेत को लेकर, जो आवास नीति को लेकर हमने एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया था, तो कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है, कांग्रेस के पास कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। घटनाएं होती है, छोटी छोटी घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन इस कारण से कांग्रेस दिशाहीन हो गई है, विवेकशून्य हो गई है। इस कारण से कांग्रेस पार्टी सदन में इस प्रकार से आचरण कर रही है और जनता के प्रति विष्णु के सुशासन का बहुत अच्छा एक सकारात्मक वो है संदेश है। और कहीं कहीं पर कुछ जो छोटी छोटी घटनाएं हैं या अव्यवस्थाएं हैं, तो उसको लेकर सरकार संज्ञान लेती है और सरकार संज्ञान लेकर उन घटनाओं का लेकर ठीक करने में जुट जाती है। जो ऑपरेशन डैमेज कंट्रोल होता है उसे सरकार ठीक कर लेती है। तो इस कारण से कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। मिलाकर आपको लगता है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, मुद्दों में दम नहीं है, आपका तर्क है। बहरहाल समय रोक रहा है। बहुत शुक्रिया राजू जी आपका। धनंजय सिंह ठाकुर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए एक बड़ी घोषणा सीएम ने की है, जहां पर 46 लाख जो ग्रामीण रहवासी है उनके लिए बड़ा ऐलान करते हुए ग्रामीण परिवारों की संपत्ति रजिस्ट्री के स्टाम्प शुल्क को माफ करने का फैसला किया गया है। स्वामित्व योजना के तहत ये फायदा मिलेगा, कानूनी स्वामित्व उनको मिल पाएगा। वहीं युवाओं के लिए मुख्यमंत्री ने यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है। इसकी बात कही है कि इसको किया जाएगा, जिससे कि 4,865 युवाओं को 10,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। साथ ही कैबिनेट ने 7 विभागों की योजनाओं को 2031 तक जारी रखने के लिए 33,240 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य
2,625 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मैहर, कैमूर, निमरानी के अस्पतालों में 51 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है। साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति और निगरानी मजबूत करने के लिए निर्देश दिए गए। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबर का। 5 का पंच की पांचवी और आखिरी खबर है ये। दुर्ग के समोद गांव में अफीम की खेती करने वाले विनायक ताम्रकार के ठिकानों पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है, बुलडोजर चलाया गया है। तो प्रशासन ने आरोपी के भाई ब्रजेश ताम्रकार की अवैध दुकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई तहसीलदार के नेतृत्व में की गई है। बड़ी संख्या में प्रशासनिक टीम, पुलिस के अधिकारी, जवान मौजूद रहे। इससे पहले पुलिस ने भाजपा नेता विनायक ताम्रकार सहित 2 अन्य आरोपियों को अफीम की खेती के मामले में गिरफ्तार किया। प्रशासन का कहना है कि अवैध गतिविधियों और अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इलाके में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। तो लगभग 8 करोड़ रुपए की जो अफीम है वो यहां से जब्त की गई। समोदा में खड़े हैं। विनायक ताम्रकार का ये वो दुकान था जिसको बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा किया था, कागजात पत्तर नहीं था, उसके भाई का भी था। इसको तोड़ दिया गया। सरपंच और अन्य लोग हैं। क्यों गौतम साहब, बहुत जबरदस्त क्यों तोड़ा गया? इनका कब्जा बहुत पूर्व था, लगभग 93 से। मैं जिस समय से 10वीं कक्षा में था उस समय से देख रहा था कि पोल की फैक्ट्री खुली और ये 778 नंबर खसरा है, जिसमें 2013 में मेरे यहाँ मेरी पत्नी अन्नू गौतम सरपंच थी। उस समय मैंने इसके लिए आवेदन लगाया था और आदेश भी आया हुआ था तोड़ने का, लेकिन शासन प्रशासन से पुलिस की मांग किया। और भाई इतनी बड़ी कार्रवाई है, गांव की माहौल न बिगड़े, जब तक पुलिस प्रशासन साथ नहीं देगी तो हम अपने सर पे डंडा खाने के लिए थोड़ी खड़े रहे। लेकिन आज तक शासन ने हमको सहयोग नहीं किया था। जब इनकी काली कारनामा इसके आड़ में जो अफीम का खेती कर रहे थे, ये शासन प्रशासन को जब भनक लगी तब इनको किनके नाम पर है? इनके जो अफीम माफिया ब्रिजेश ताम्रकार, विनायक ताम्रकार के भाई छोटे ब्रिजेश ताम्रकार तो वो कंक्रीट का काम करते थे और इनका संयुक्त परिवार है। ऐसा नहीं है कि ये लोग बंटवारे में अलग अलग हो गए हैं, संयुक्त परिवार है और ये सारे मिलजुल के काम करते हैं। ये ताम्रकार का भाई का है जिसको तोड़ दिया गया और सरपंच महोदय बता रहे हैं कि इसमें आगामी समय में और कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल खेत जोतने का काम शुरू हो गया है ताकि अफीम का जो बीज है उसको भी वहां पर नेस्तनाबूद किया जा सके और आगे अफीम का वहां खेती न हो सके। ग्राम समुदाय से प्रदीप के साथ अनुरोध। तो दुर्ग के समोदा और बलरामपुर से अफीम की खेती की खबरें सामने आई। ऐसे में और कहां पर अफीम की ये खेती हो रही है, ये जांच का विषय है, लेकिन इन खबरों ने हड़कंप जरूर मचा दिया है। आगे इस पर क्या होता है इस पर हमारी नजर बनी हुई है। 5 का पंच में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखना ना भूलें। सवाल छत्तीसगढ़ का मेरे साथी नदीम अहमद के साथ। नमस्कार।